नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल और इसमें हम अध्याय नंबर 5 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं की। तो आइए शुरुआत करते हैं तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की। लेकिन तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, जो मानव भूगोल कक्षा 12 जो बुक है, इसको मैंने YouTube प्लेटफॉर्म पर जो है चलाने की एक मुहिम चलाई है। इसमें आप सबका साथ ज़रूरी है और साथ देना क्या है कि हमारे जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसा करने पर हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की। देखिए, तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम, तो जो क्रियाएं हैं आर्थिक क्रियाओं की हम बात करें, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को वैसे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी है? प्राथमिक क्रिया है और द्वितीयक क्रिया है और तृतीयक क्रिया है और चतुर्थ क्रिया। इनमें से हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्रियाओं की बात कर चुके हैं। प्राथमिक क्रिया क्या थी? कच्चे माल से संबंधित वस्तुएं इसमें आती थी। किससे संबंधित? कच्चे माल से संबंधित वस्तुएं, जैसे गेहूं है, कपास है ना। इसी तरह से कच्चे माल से संबंधित क्रियाएं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती थी वो प्राथमिक क्रियाओं में आती थी। द्वितीय क्रियाएं इन कच्चे माल का रूपांतरण करना, कच्चे माल का रूपांतरण करना द्वितीय क्रियाओं में आता था। जैसे कपास से कपड़े बनाना, गेहूं के आटे से बिस्किट वगैरह बनाना, ये उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं थी वो द्वितीय क्षेत्र में ही आती थी। फिर तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, इनकी बात करेंगे आज हम। देखिए, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। जो ये तृतीय क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र सेवा से संबंधित, इसमें सभी प्रकार के कार्य आ जाते हैं। किससे संबंधित? सेवा से संबंधित। ऐसे मान के चलिए कि सेवा से संबंधित कार्य ही तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र की बात करें तो चतुर्थ क्षेत्र उच्च क्रियाओं पर आधारित, नवीन तकनीकी ज्ञान पर आधारित क्रियाएं इसमें आती है। चलो शुरुआत करते हैं हम तृतीय क्रियाकलाप की। देखिए, जो तृतीय क्रियाकलाप है इसका संबंध है अमूर्त सेवाओं से। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध किससे है? अमूर्त सेवाओं से। अमूर्त सेवाएं कौन सी है? वे सेवाएं जो दिखाई नहीं देती। अमूर्त सेवाओं का मतलब क्या होता है? वे सेवाएं जो दिखती नहीं है, अमूर्त सेवाएं कहलाती है। जैसे किसी की सेवा करना, मान लीजिए कि कोई किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कर रहा है तो ये सेवाएं दिखाई नहीं देती। जैसे एक अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है लेकिन जो सेवा दे रहा है वो अध्यापक, वो उसकी सेवा दिखाई नहीं देती है। अमूर्त सेवाएं होती है, छिपी हुई सेवाएं होती है। ये जो डॉक्टर होता है वो रोगी का इलाज कर रहा है तो जो वो सेवा कर रहा है वो सेवा भी नहीं दिखाई देती। तो इसमें सभी प्रकार की अमूर्त सेवाएं आ जाती है तृतीय क्रियाकलाप में। तो तृतीय क्रियाकलाप का संबंध किससे है? अमूर्त सेवाओं से। वैसे इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती है इसमें? देखिए, शिक्षक, डॉक्टर, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग। जो शिक्षक होता है, डॉक्टर होता है, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग वगैरह सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती है। कौन कौन सी आती है तृतीय क्षेत्र में क्रियाएं? देखिए, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें शिक्षक आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य और बैंकिंग क्रियाएं। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल है तृतीय क्षेत्र में। तो सेवा से संबंधित वह उद्योग जो जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग वगैरह सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं
वही तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा से संबंधित उद्योग है। सेवा से संबंधित जो क्षेत्र है वही तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब तृतीय क्षेत्र की बात कर ली, तृतीय क्षेत्र के बाद में हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। देखो, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है? वस्तुओं को खरीदना बेचना ही व्यापार वाणिज्य कहलाता है। कोई व्यक्ति बाजार में जाकर वस्तुओं को बेचता है या फिर कोई वस्तु खरीदता है तो वही व्यापार वाणिज्य कहलाता है। देखिए क्या है व्यापार वाणिज्य? वस्तुओं के क्रय विक्रय या फिर कह सकते हैं खरीदने बेचने को ही व्यापार कहा जाता है। तो व्यापार की सिंपल सी परिभाषा है कि व्यापार क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या वस्तुओं को खरीदना बेचना ही व्यापार कहलाता है। चलो, व्यापार की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, व्यापार की हम अगर बात करें तो व्यापार होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है व्यापार? दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार है देखते हैं व्यापार के। देखिए, व्यापार के प्रकारों की बात करें तो इसमें एक आ जाता है फुटकर व्यापार, फुटकर, और एक आ जाता है थोक व्यापार। अब थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर क्या है वो देखिए। फुटकर व्यापार देखिए, सबसे पहले फुटकर व्यापार में छोटे छोटे दुकानदार आते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले आते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी मंडी में से या कहीं से भी जो है एक साथ बहुत सारी सामग्री खरीद कर ले आते हैं और छोटी छोटी दुकानें लगा करके उनको बेचते हैं। जैसे कपड़े वाले होते हैं, वो कपड़ों का थान लेकर के दुकान लगा करके जो ग्राहकों को बेचते हैं, या फिर सब्जियों वाले जो ठेले लगाकर सब्जियां बेचते हैं, ये सब फुटकर व्यापार में आते हैं। थोक व्यापार की बात करें हम तो थोक व्यापार नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर वस्तुएं थोक में बिकती होगी, अर्थात यहाँ एक साथ बहुत सारी वस्तुएं बिकती होगी जिन्हें छोटे छोटे दुकानदार खरीदते होंगे। तो इसमें जैसे किसान है या फिर बड़ी मंडी वाला मालिक है, वो थोक व्यापार में आएंगे। चलो देखते हैं फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। यहाँ पर ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि व्यापार कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। या फिर प्रश्न आ सकता है कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में। सबसे पहले देखते हैं फुटकर व्यापार। देखिए, फुटकर व्यापार क्या होता है? इसमें उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। फुटकर व्यापार में क्या होता है? जो उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष सीधे तौर पर खरीदता है। तो कैसे खरीदता है सीधे तौर पर, वो भी देख लेते हैं कि फुटकर व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को सीधे तौर पर कैसे खरीदता है। जैसे ये एक दुकानदार है और दुकान भी कैसी बहुत बड़ी दुकान है ये। अब यहाँ कोई ग्राहक जाएगा और ये ग्राहक इस दुकान पर से सीधा सामान खरीदेगा। क्या खरीदेगा? सामान या वस्तुएं खरीदेगा। तो ये फुटकर व्यापारी हो गया। छोटे छोटे रेहड़ी या दुकानदार वाले इसमें आते हैं। ये मैं उस दुकान की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी दुकान होती है, वहाँ से छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं बड़े सामान खरीदते हैं। या ग्राहक भी जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता क्या है? पहले तो उपभोक्ता के बारे में ही बात कर ले अपन। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? ये क्या होता है? उपभोक्ता ग्राहक, अर्थात वस्तुओं को खरीदने वाला। किसको खरीदने वाला? वस्तुओं को खरीदने वाला। वस्तुओं को खरीदने वाले ग्राहक को ही उपभोक्ता कहा जाता है। तो ये उपभोक्ता जो ग्राहक है, ये जाकर जब किसी बड़ी दुकान से कोई वस्तु खरीदता है तो ये भी एक छोटा फुटकर व्यापारी कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे तरीके से दुकानदार से कोई वस्तु खरीद रहा है उपभोक्ता, है ना, तो ये फुटकर व्यापारी कहलाएगा। आगे देखिए, इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें अर्थात छोटी छोटी दुकानें। फुटकर दुकानों से मतलब क्या होता है? फुटकर दुकानों का मतलब होता है छोटी छोटी दुकानें। तो यहाँ पर जो है ये फुटकर व्यापार होता है, इसमें छोटी छोटी दुकानें आती है। छोटी छोटी दुकानें कैसे? देखो, जैसे मान लो कि कुछ दुकानें हैं। कैसी दुकानें हैं ये? छोटी दुकानें। कैसी दुकानें? छोटी दुकानें। या फिर जो रेहड़ी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले फुटकर व्यापारी ही कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ रेहड़ी जो गाड़ी होती है छोटी, उस पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां के ठेले वगैरह लगा करके बैठते हैं, सब्जियां वगैरह बेचते रहते हैं ना। तो इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें आती हैं। फुटकर दुकानों से मतलब क्या है? छोटी दुकानें, है ना।
रेहड़ी वाले आते हैं। रेहड़ी वालों के बाद में स्वचालित बिक्री मशीनें, छोटी छोटी स्वचालित बिक्री मशीनें, जैसे हम बात करें तो जैसे कपड़े धोने वाली मशीन है, या फिर जो कई प्रकार की मशीनें हो सकती है, कपड़े धोने वाली हुई, या फिर छाछ करने वाले, या फिर मिक्सी की मशीनें, कई प्रकार की मशीनें आती है। और डाक आदेश, ये आते हैं फुटकर व्यापार में। आगे देखिए इसमें क्या होता है, वस्तुओं का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता फुटकर व्यापारी होता है। देखो फुटकर व्यापारी कौन होता है, वह व्यापारी जो वस्तुओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। वस्तुओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही फुटकर व्यापारी कहलाएगा। तो इधर देखिए फुटकर व्यापारी कौन होते हैं। इस फुटकर व्यापारी में जो है, इस फुटकर व्यापार के अंतर्गत इसमें छोटे दुकानदार आते, छोटे छोटे दुकानदार आते हैं इसमें। जैसे बात करें छोटे छोटे दुकानदार में, फुटकर व्यापारी कह दे या छोटे छोटे दुकानदार कह दे, एक ही बात है ना। या फिर रेहड़ी वाले भी इसमें आते हैं। रेहड़ी वालों के बाद में हम बात करें स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश वगैरह, इसमें सब आते हैं। अब फुटकर व्यापारी कौन होता है कि वह व्यापारी जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, मतलब वस्तुओं का प्रयोग करने वाला व्यापारी। किसका प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग करने वाला, वस्तुओं का प्रयोग करने वाला जो उपभोक्ता होता है, ये वस्तुओं का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो फुटकर व्यापारी कौन होते हैं, छोटे छोटे वे दुकानदार जो अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी दुकानें लगा करके वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें फुटकर व्यापारी कहते हैं। इसमें रेहड़ी वाले, फुटकर दुकानें, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश वगैरह आते हैं। और इसमें वस्तुओं का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता होता है। वस्तुओं का प्रयोग करने वाला कौन होता है इसमें, उपभोक्ता। ये हुई बात फुटकर व्यापार की। एक बार फिर सुन लीजिए फुटकर व्यापार क्या होता है। वे छोटे छोटे दुकानदार जो अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी दुकानें लगा करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें फुटकर व्यापारी कहते हैं। अर्थात फुटकर का तात्पर्य होते हैं छोटे व्यापारी। फुटकर का तात्पर्य क्या होता है, छोटे व्यापारी। चलो ये हुई बात फुटकर व्यापार या छोटे व्यापारी की। अब बात करते थोक व्यापार। अगर हम थोक व्यापार की बात करें तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि शायद यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापारी होगा जो छोटे छोटे दुकानदारों को वस्तुएं बेचता होगा, है ना। तो थोक व्यापारी कौन होता है, देखिए थोक व्यापारी, अगर थोक व्यापारी की बात करें तो ये वस्तुएं थोक के भाव में बेचता है। किसके भाव में, थोक के भाव में वस्तुएं बेचने वाला, थोक के भाव में वस्तुएं बेचने वाला, ये थोक व्यापारी होता है। जैसे इसमें किसान है, एक बड़ा सा किसान है, और वो किसान अपनी उस उपज को मंडी में ले जाकर बेचता है, तो वह भी थोक व्यापारी होगा। और बड़े मंडी वाले जो मालिक होते हैं, बड़े बड़े मंडियां होती है, वहाँ के जो मालिक होते हैं वो भी थोक व्यापारी होंगे। तो थोक के भाव में वस्तुओं को बेचने वाला ही थोक व्यापारी कहलाता है। चलो देखते हैं थोक व्यापारी क्या होते हैं। इस व्यापार को विनिर्माताओं से सामान उपलब्ध कराने वाले बिचौलिया स्थापित करते हैं। बिचौलिया कौन होता है भाई, एक शब्द आ गया नया कि बिचौलिया होता कौन है। ये शब्द आया है बिचौलिया। तो ये बिचौलिया क्या होता है, यहां पर लिखा है कि जो थोक व्यापार होता है, इस व्यापार को विनिर्माताओं से सामान उपलब्ध कराने वाले बिचौलिया स्थापित करते हैं। अब विनिर्माताओं से सामान कौन उपलब्ध कराते हैं वो भी देख लेते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है विनिर्माताओं से सामान उपलब्ध कराने वाला। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा सा उद्योग है, ये क्या है, बड़ा सा उद्योग। अब यहां पर एक बिचौलिया होता है। बिचौलिया कौन होता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति जानता नहीं है कि इस उद्योग से सामान कैसे खरीदा जाए, इसके बारे में, उद्योग के बारे में इसे नॉलेज नहीं है। तो फिर ये व्यक्ति एक बिचौलिए को पकड़ता है और ये बिचौलिया जो होता है ना, इस व्यक्ति को सीधे तौर पर सामान उपलब्ध करवाता है। ये होता है बिचौलिया, बीच का व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं। तो बिचौलिया समझ में आया ना, कि वह व्यक्ति जो बीच में, कोई भी व्यक्ति है उसके बीच में रहकर उसका कार्य करवाता है, वह बिचौलिया कहलाता है। तो इस व्यापार को विनिर्माताओं से सामान उपलब्ध कराने वाले कौन होते हैं, बिचौलिया। और ये बिचौलिया ही
जो होते हैं ना, ये बिचौलिया ही थोक व्यापार को जो है थोक व्यापार, इस थोक व्यापार को ये बिचौलिया ही क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अगर बिचौलिया नहीं हो तो जो बड़े बड़े उद्योग है, हो सकता है कि उनके उद्योग में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है वो वस्तुएं खरीदने वाला कोई ना हो, इसलिए ये लोग बिचौलियों को जरूर रखते हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को सामान उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो थोक व्यापार क्या होता है कि वह व्यापार जहां वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं और छोटे छोटे दुकानदारों को या छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको वहां से वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है, वह थोक व्यापार कहलाता है। देखिए, इस व्यापार को विनिर्माताओं से सामान उपलब्ध कराने वाले बिचौलिया स्थापित करते हैं। और देखो आगे, इसमें बड़ी संख्या में लोग संलग्न रहते हैं। जो ये थोक व्यापार है ना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे रहते हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में मतलब छोटे मोटे कार्य होते नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में लगे रहते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। जब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो वो रोजगार ही प्राप्त करेंगे, और रोजगार प्राप्त करने के लिए तो वो कार्य कर रहे हैं वैसे भी। देखो आगे, उत्पादक जो बनाने वाला होता है वही थोक व्यापारी होता है। अब थोक व्यापारी कौन होता है, उत्पादक या बनाने वाला। अब उत्पादक कौन होता है भाई, यहाँ पर आया है कि उत्पादक या बनाने वाला ही थोक व्यापारी होता है। तो ये उत्पादक होता कौन है वो भी देख लेते हैं। देखिए, उत्पादक, एक शब्द आया उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है बनाने वाला। उत्पादक का मतलब क्या होता है, बनाने वाला। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा उद्योग है, क्या है, एक बड़ा सा उद्योग, और इस उद्योग में जैसे इस उद्योग में विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बनती है या कुछ भी बन सकता है। तो उत्पादक जो इस उद्योग का जो मालिक होगा, इस उद्योग का क्या होगा, मालिक होगा, वह क्या होगा, उत्पादक बनाने वाला, इस उद्योग को चलाने वाला होगा, है ना। तो उत्पादक या बनाने वाला होता है वही थोक व्यापारी। और इस मालिक से विभिन्न प्रकार के जो दुकानदार हैं, दुकानदार या फिर जरूरतमंद लोग हैं, वो क्या लेके जाएंगे, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद के लेके जाएंगे। तो ये मालिक क्या हुआ इस उद्योग का, ये मालिक हुआ थोक व्यापारी। क्या हुआ, थोक व्यापारी। और जो छोटे छोटे दुकानदार थे ये क्या हुए, ये हुए फुटकर व्यापारी। क्या हुए, फुटकर व्यापारी। तो ये था थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। इसी के साथ ही थोक व्यापार और फुटकर व्यापार जो हमारा टॉपिक है तृतीय क्रियाकलाप, ये समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।